हेलो जय हिंद नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2025 के लिए 25वां मॉडल पेपर लेकर आए हैं और इस 25वें मॉडल पेपर के अंदर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे। और मेरे भाई ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसलिए इस 25वें मॉडल पेपर को आपको कंप्लीट देखना है और इस मॉडल पेपर के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन है सही होते हैं। और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसे ही शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस 25वें मॉडल पेपर को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, यदि 9 भाग 3 बराबर 12 लिखा जाता है और 16 भाग 4 बराबर 20 लिखा जाता है तो 14 भाग 7 बराबर क्या लिखा जाएगा। मेरे भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और इस टाइप के प्रश्न आपके रेलवे ग्रुप डी के अंदर लगभग 2 से 3 पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से और मात्र 2 से 3 सेकंड में कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहां पर देखना है कि 9 भाग 3 बराबर यहां पर 12 कैसे लिखा गया है। फिर इसी प्रकार से आपको यहां पर देखना है कि 16 भाग 4 बराबर 20 कैसे लिखा गया है। फिर सेम इसी प्रकार से हम यहां पर बताएंगे कि 14 भाग 7 बराबर क्या लिखा जाएगा। तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है। तो सबसे पहले आप यहां पर देखिए पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है यहां पर क्या, यहां पर आपको बोला गया है कि 9 भाग 3 बराबर लिखा गया है कितना 12। तो मेरे भाई यहां पर 9 भाग 3 बराबर 12 कैसे लिखा गया है, तो देखिए यहां पर यहां पर भाग ना करके यहां पर क्या किया गया है, इस 9 और इस 3 को भाग के स्थान पर क्या किया गया है, जोड़ा गया है। तो यहां पर देखिए 9 और 3 कितना हो जाएगा, तो आप सभी को पता है कि 9 और 3 हो जाएगा 12। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहां पर देखते हैं, यहां पर देखिए मेरे भाई यहां पर 16 भाग 4 बराबर कितना लिखा गया है, 20 लिखा गया है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, देखते हैं कि 16 भाग 4 बराबर 20 सेम इसी प्रकार से लिखा गया है क्या। तो करेंगे क्या, इस भाग के चिन्ह को हटाकर हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो यहां पर देखिए 16 है 4 है, भाग के स्थान पर क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो 16 और 4 कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई आप सभी को पता है कि 16 और 4 हो जाएगा 20। और यहां पर ध्यान से देखिए 20 आप सभी के सामने लिखा गया है। अब मैं उम्मीद करता हूं कि यहां पर आप आसानी से बता देंगे कि 14 भाग 7 बराबर क्या लिखा जाएगा। तो मेरे भाई यहां पर पहले ध्यान से देखिए, यहां पर है 14, उसके बाद में है भाग, फिर है 7 और इसके बराबर में आपसे पूछा गया है कि इसको क्या लिखा जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस भाग के चिन्ह को यहां पर हटा देंगे, क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो यहां पर देखिए मेरे भाई, यहां पर देखिए 14 है 7 है, यहां पर देखिए 7 यहां पर लिख देते हैं 7 है, भाग को हटा देंगे तो क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो 14 और 7 कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 14 और 7 हो जाएगा 21, यानी कि 14 भाग 7 बराबर लिखा जाएगा 21। अब हमें देखना है कि 21 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर 21 हमें दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि यह पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, किसी कोड भाषा में ADAN को HKHU लिखा जाता है तो उसी भाषा में BORD को किस प्रकार लिखा जाएगा। यानी कि दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो मेरे भाई कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहां पर
देखना है कि ADAN को यहाँ पर HKHU कैसे लिखा गया है। फिर सेम इसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि BORD को क्या लिखा जाएगा। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, सबसे पहले तो हमें क्या करना है, यहाँ पर पता करना है कि ADAN इसको क्या लिखा गया है। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए, इसको लिखा गया है HKHU। अब हमें पता करना है कि ADAN को यहां पर HKHU कैसे लिखा गया है। तो हम पता कैसे करेंगे, तो देखिए, यदि आपको अल्फाबेट लेटर के अंदर नहीं समझ में आए तो आपको क्या करना है, यहां पर जितने भी अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं इन सभी का आपको कर लेना है नंबरिंग। नंबरिंग कैसे करेंगे वो देखिए, यहां पर देखिए मेरे भाई, यहां पर देखिए ए आता है 1 नंबर पर है, डी आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 4 नंबर पर है, फिर क्या है ए आता है 1 नंबर पर है, एन आता है 14 नंबर पर है। इसी प्रकार से यहां पर देखिए एच आता है 8 नंबर पर है, के आता है 11 नंबर पर है, एच आता है 8 नंबर पर है और मेरे भाई यू आता है 21 नंबर पर है। अब सोल्व कैसे करेंगे तो वो देखिए, यहां पर देखिए, यहां पर आपको अल्फाबेट लेटर नहीं देखना, यहां पर आपको देखना है केवल संख्या को। देखिए यहां पर देखिए मेरे भाई 1 से कितना बन रहा है 8, तो 1 से 8 कैसे बनेगा, तो ध्यान से देखिए, यदि हम 1 के अंदर क्या कर दें +7 कर दें तो 1 और 7 मिलकर बन जाएगा 8। फिर ध्यान से देखिए, यहां पर 4 से कितना लिखा गया है 11, तो 4 से 11 कैसे बनेगा, तो मेरे भाई यहां पर भी देखिए, यदि हम 4 के अंदर क्या कर दें +7 कर दें तो 4 और 7 मिलकर बन जाएगा 11। फिर देखिए 1 से कितना लिखा गया है 8, तो 1 से 8 कैसे लिखा जाएगा, तो देखिए, यदि हम 1 के अंदर भी क्या कर दें +7 कर दें तो 1 और 7 मिलकर बन जाएगा 8। इसी प्रकार से आगे देखिए, 14 से कितना लिखा गया है 21, तो 14 से 21 कैसे लिखा जाएगा, तो मेरे भाई यहां पर भी देखिए, यदि हम 14 के अंदर क्या कर दें +7 कर दें तो 14 और 7 मिलकर बन जाएगा 21। अब मेरे भाई यहां पर आपको पता चल गया कि यहां पर ADAN को यहां पर HKHU कैसे लिखा गया है। तो मेरे भाई यहां पर जो ये वाले अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं इन सभी के अंदर +7 करके ये वाले अल्फाबेट लेटर लिखे गए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यहां पर आप आसानी से बता देंगे कि BORD को क्या लिखा जाएगा या फिर किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, यहां पर बताना है कि BORD इसको क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सभी अल्फाबेट लेटर का करेंगे नंबरिंग। तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से देखिए, एक बार हम इसको थोड़ा सा यहां से हटा देते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना आए। यहां पर देखिए बी आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 2 नंबर पर है, बी के बाद में है ओ आता है 15 नंबर पर है, उसके बाद में है आर आता है मेरे भाई अल्फाबेट लेटर के अंदर 18 नंबर पर है, लास्ट के अंदर है डी आता है 4 नंबर पर है। अब हम क्या करेंगे, इन सभी के अंदर क्या करेंगे +7 करेंगे। तो देखिए यहां पर देखिए बी आता है 2 नंबर पर है, 2 के अंदर +7 कर देंगे तो मेरे भाई 2 और 7 कितना हो जाएगा 9 नंबर पर आता है कौन सा अल्फाबेट लेटर आई, ठीक है, तो यहां पर हम लिख देंगे आई। फिर देखिए यहां पर देखिए बी के बाद में क्या है ओ के अंदर भी क्या कर देंगे +7 कर देंगे, यानी कि ओ आता है 15 नंबर पर है, 15 में +7 कर देंगे तो 15 और 7 हो जाएगा मेरे भाई कितना 22 नंबर पर कौन सा लेटर आता है, तो मेरे भाई 22 नंबर पर अल्फाबेट लेटर आता है वी। इसी प्रकार से क्या करेंगे मेरे भाई आर के अंदर क्या कर देंगे +7 कर देंगे, आर आता है 18 नंबर पर है, 18 के अंदर +7 करेंगे तो 18 और 7 हो जाएगा 25। अब हमें देखना है कि 25 नंबर पर कौन सा अल्फाबेट लेटर आता है, तो मेरे भाई 25 नंबर पर अल्फाबेट लेटर आता है वाई। तो वी के बाद में हम लिख देंगे वाई। फिर क्या है लास्ट में डी, तो डी के अंदर भी क्या कर देंगे +7 कर देंगे, डी आता है 4 नंबर पर है, 4 के अंदर +7 करेंगे तो मेरे भाई 4 और 7 हो जाएगा 11 नंबर पर कौन सा अल्फाबेट लेटर आता है, तो आप सभी को पता है कि 11 नंबर पर अल्फाबेट लेटर आता है के, यानी कि BORD को लिखा जाएगा IVY के। अब हमें देखना है कि IVY के ये सभी अल्फाबेट लेटर में किस ऑप्शन के अंदर दिए गए हैं। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए,
IVY के ये सभी अल्फाबेट लेटर में दिए गए हैं ऑप्शन है बी के अंदर है। तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि दूसरा प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी आपको एग्जाम के अंदर कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने। यदि 15 भाग 3 बराबर 25 लिखा जाता है और 20 भाग 5 बराबर 16 लिखा जाता है तो 49 भाग 7 बराबर क्या लिखा जाएगा। यानी कि तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने गणितीय संक्रियाओं से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से सोल्व कैसे करेंगे तो वो देखिए आपको जब भी इस टाइप का प्रश्न एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको यहां पर देखना है कि 15 भाग 3 बराबर यहां पर 25 कैसे लिखा गया है। फिर इसी प्रकार से आपको यहां पर देखना है कि 20 भाग 5 बराबर यहां पर 16 कैसे लिखा गया है। फिर सेम इसी प्रकार से हम यहां पर बताएंगे कि 49 भाग 7 बराबर क्या लिखा जाएगा। तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है। तो सबसे पहले आप यहां पर देखिए कि यहां पर 15 भाग 3 बराबर कितना लिखा गया है 25 है। तो यहां पर 15 भाग 3 बराबर 25 कैसे लिखा गया है। तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से देखिए यहां पर क्या किया गया है। सबसे पहले तो इस 3 का भाग दिया गया है 15 के अंदर है। 3 का भाग 15 में देंगे तो यहां पर आ जाएगा 5। अब 5 से 25 कैसे बनेगा। तो यहां पर क्या किया गया है इस 5 का किया गया है स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है। तो आप सभी को पता है कि 5 का स्क्वायर होता है 25 है। और मेरे भाई यहां पर देखिए 25 आप सभी के सामने दिया गया है। अब क्या करेंगे इसी प्रकार से यहां पर देखेंगे कि 20 भाग 5 बराबर 16 इसी प्रकार से लिखा गया है क्या। तो मेरे भाई यहां पर देखिए सबसे पहले क्या है 20 है, उसके बाद में भाग है, फिर है 5 और इसके बराबर में है 16। तो करेंगे क्या सबसे पहले तो इस 5 का भाग देंगे 20 के अंदर है। तो 5 का भाग 20 में देंगे तो यहां पर आ जाएगा 4 है। 4 से 16 कैसे बनेगा। तो जिस प्रकार से यहां पर 5 का स्क्वायर करके 25 लिखा गया है उसी प्रकार से हम यहां पर 4 का स्क्वायर कर देंगे। 4 का स्क्वायर कितना होता है। तो आप सभी को पता है कि 4 का स्क्वायर होता है 16। और मेरे भाई यहां पर ध्यान से देखिए 16 आप सभी के सामने दिया गया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप यहां पर बता दोगे कि 49 भाग 7 बराबर क्या लिखा जाएगा। तो आंसर हम बिल्कुल बता देंगे कि 49 भाग 7 बराबर क्या लिखा जाएगा। तो यहां पर ध्यान से देखिए मेरे भाई क्या है 49, उसके बाद में है भाग, फिर क्या है 7। इसको क्या लिखा जाएगा ये हमसे पूछा गया है। तो करेंगे क्या सबसे पहले तो 7 का भाग देंगे किसके अंदर 49 के अंदर है। तो ये चला जाएगा 7 के 49। अब सभी का स्क्वायर किया गया है तो यहां पर हम कर देंगे इस 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना होता है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि 7 का स्क्वायर होता है 49। यानी कि 49 भाग 7 बराबर लिखा जाएगा 49। अब हमें देखना है कि 49 किसी ऑप्शन में है। तो हाँ सर 49 हमें दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर है। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। और मेरे भाई यहां पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने यहां पर देखिए आप सभी के लिए रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए जीके, जीएस, मैथमेटिक्स, साइंस, करंट अफेयर्स और रीजनिंग के लगभग 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट तैयार किया है। यदि आप ये 21,000 प्लस क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं। और मेरे भाई इस पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपए।
रुपए, यानी कि 51 रुपए की फीस के अंदर आपको 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मेरे भाई इसी पीडीएफ के अलावा हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जितने भी क्लासेज होंगी उन सभी क्लासों का फ्री पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर मिल जाएगा। और मैं आपको ये गारंटी देता हूं, यदि आप रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 से पहले यदि इन 21,000 प्लस क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक कर जाओगे। तो जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके इस पीडीएफ को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को मजबूत बना लीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, यदि SBA बराबर 25 लिखा जाता है और RCI बराबर 33 लिखा जाता है तो HGE बराबर क्या लिखा जाएगा। यानी कि चौथा प्रश्न आप सभी के सामने कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो मेरे भाई कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए यहां पर। देखिए मेरे भाई आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहां पर देखना है कि SBA बराबर 25 कैसे लिखा गया है। फिर इसी प्रकार से आपको यहां पर देखना है कि RCI बराबर 33 कैसे लिखा गया है। फिर सेम इसी प्रकार से हम यहां पर बताएंगे कि HGE बराबर क्या लिखा जाएगा। तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहां पर पता करना है कि SBA बराबर 25 कैसे लिखा गया है। तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से देखिए, SBA बराबर 25 लिखा गया है कैसे। सबसे पहले तो इन सभी अल्फाबेट लेटर का किया गया है नंबरिंग। तो यहां पर देखिए S का नंबर होता है 19, B का नंबर होता है 2 और A का नंबर होता है 1। फिर क्या किया गया है, इन सभी संख्याओं को यहां पर जोड़ा गया है। तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से देखिए, 19 और 2 कितना हो जाएगा 21, 21 और 1 कितना हो जाएगा 22। यानी कि इन सभी संख्याओं को जोड़ा तो टोटल कितना है 22, लेकिन यहां पर कितना लिखा गया है 25 है। तो 22 से 25 कैसे बनेगा। तो मेरे भाई यहां पर देखिए क्या किया गया है, इस 22 के अंदर +3 करके यहां पर लिखा गया है 25। और ध्यान से देखिए 25 यहां पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहां पर पता करेंगे कि RCI बराबर 33 इसी प्रकार से लिखा गया है क्या। तो मेरे भाई यहां पर देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सभी अल्फाबेट लेटर का करेंगे नंबरिंग। तो देखिए R का नंबर होता है 18, C का नंबर होता है 3 और I का नंबर होता है 9। अब इन सभी को जोड़िए यहां पर। देखिए मेरे भाई 18 और 3 कितना हो जाएगा 21, 21 और 9 कितना हो जाएगा 30। अब 30 से 33 कैसे बनेगा। तो यहां पर जिस प्रकार से 22 के अंदर +3 करके यहां पर 25 लिखा गया है, सेम इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, इस 30 के अंदर भी यहां पर कर देंगे +3। तो 30 और 3 कितना हो जाएगा। तो मेरे भाई 30 और 3 हो जाएगा 33। और ध्यान से देखिए 33 यहां पर आप सभी के सामने लिखा गया है। अब मैं उम्मीद करता हूं कि यहां पर आप आसानी से बता दोगे कि HGE बराबर क्या लिखा जाएगा। तो मेरे भाई यहां पर हम करेंगे क्या, देखिए सबसे पहले तो हम करेंगे इन सभी अल्फाबेट लेटर का नंबरिंग। तो देखिए H का नंबर कितना होता है, तो आप सभी को पता है कि H का नंबर होता है 8। उसके बाद में क्या है G, देखिए H के बाद में क्या है G है। तो G का नंबर कितना होता है, तो मेरे भाई G का नंबर होता है 7। और देखिए G के बाद में है E का नंबर होता है 5। अब इन सभी को यहां पर जोड़िए। देखिए 8 और 7 कितना हो जाएगा 15, 15 और 5 कितना हो जाएगा 20। यानी कि इन सभी को जोड़ा तो कितना हुआ 20। अब सभी के अंदर यहां पर देखिए 22 के अंदर कितना किया गया था +3 और यहां पर 30 के अंदर भी क्या किया गया है +3। तो मेरे भाई यहां पर इस 20 के अंदर भी हम क्या कर देंगे +3 कर देंगे। तो 20 और 3 कितना हो जाएगा, तो 20 और 3 हो जाएगा 23। यानी कि HGE बराबर लिखा जाएगा 23। अब हमें देखना है कि 23 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर 23 हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि चौथा प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संबंधित संख्या को
ज्ञात करें। यानी कि पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए आपको जब भी इस टाइप का प्रश्न एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहां पर देखना है कि 88 से यहां पर 44 कैसे लिखा गया है। यानी कि जिस प्रकार से 88 से यहां पर 44 जिस प्रकार से लिखा गया है, सेम उसी प्रकार से हम यहां पर बताएंगे कि 98 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या लिखी जाएगी। तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है। तो देखिए यहां पर 88 से 44 बन जाएगा कैसे। तो मेरे भाई यहां पर क्या किया गया है, जो आपके सामने ये 88 दिया गया है, इस 88 को डिवाइड किया गया है 2 से, यानी कि 88 के अंदर 2 का भाग दे देंगे तो यहां पर आ जाएगा 44। और ध्यान से देखिए 44 यहां पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब क्या काम करेंगे, यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे 98 के अंदर और 98 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, जिस प्रकार से 88 को 2 से डिवाइड किया गया है, सेम इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, इस 98 को डिवाइड कर देंगे 2 से, यानी कि 98 के अंदर 2 का भाग दे देंगे तो मेरे भाई यहां पर आ जाएगा 49, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 49। अब हमें देखना है कि संख्या 49 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर संख्या 49 हमें दी गई है ऑप्शन बी के अंदर है। तो पांचवें प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि पांचवा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और जब भी आपको इस टाइप का प्रश्न एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और यहां पर देखिए यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, किस संविधान संशोधन के तहत मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि जो भारतीय संविधान का संशोधन 61वां था, इसके तहत मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है कौन सा है। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि इन सभी में से सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है यूरेनियम। तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहां पर देखिए यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से रक्तचाप मापने वाला यंत्र कौन सा है। या फिर देखिए इस प्रश्न को एग्जाम में ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि रक्तचाप को किस यंत्र की सहायता से मापा जाता है। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि रक्तचाप मापने वाले यंत्र को कहा जाता है स्फिग्मोमैनोमीटर। तो आठवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है आप सभी के सामने,
मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? या फिर देखिए इस प्रश्न को एग्जाम में ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का नाम क्या है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि मानव शरीर की सबसे लंबी या फिर सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर हड्डी। और ये फीमर हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो मेरे भाई याद रखना, ये फीमर हड्डी पाई जाती है जांग में, या फिर फीमर हड्डी को बोला जाता है जांग की हड्डी। तो 9वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? या फिर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम में घुमाकर ऐसे पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि वैज्ञानिक जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। और ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसलिए इस क्लास को आपको एंड तक देखना है और क्लास के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में यदि कोई भी डाउट हो तो आप कॉमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? ऑप्शन ए है वाट में, ऑप्शन बी है डेसिबल में, ऑप्शन सी है हर्ट्ज में और ऑप्शन डी है न्यूटन में। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा? आपसे पूछा गया है कि निम्न में से ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है डेसिबल में। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, सबसे अधिक ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय तरंग कौन सी होती है? या फिर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम में घुमाकर ऐसे पूछ लिया जाता है कि सबसे अधिक ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय किरण कौन सी होती है? तो मेरे भाई यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि सबसे अधिक ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय तरंगे या फिर किरणें होती है गामा किरणें, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो गामा किरणें होती हैं वो सबसे अधिक ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय किरणें होती हैं। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, मानव शरीर में रक्त संचार प्रणाली की खोज किसने की थी? या फिर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम में ऐसे पूछ लिया जाता है कि मानव शरीर में रक्त संचार प्रणाली की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी? तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि मानव शरीर में रक्त संचार प्रणाली की खोज की थी वैज्ञानिक विलियम हार्वे ने। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा? आपसे पूछा गया है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? तो मेरे भाई यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की थी वैज्ञानिक ऑस्ट्रेड ने। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने,
पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा। तो 15 प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने। भारत का पहला गृह मंत्री कौन था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है सरदार वल्लभ भाई पटेल और ऑप्शन डी है लाल बहादुर शास्त्री। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि भारत का पहला गृह मंत्री था सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो 16वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी है जयललिता, ऑप्शन सी है सरोजनी नायडू और ऑप्शन डी है सुचेता कृपलानी। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी। तो मेरे भाई यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी सुचेता कृपलानी। तो 17वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने। गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि जो गिद्दा और भांगड़ा नृत्य हैं ये पंजाब राज्य के लोक नृत्य हैं। तो मेरे भाई 18वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने। सबसे लंबी तट रेखा वाला भारतीय राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है तमिलनाडु और ऑप्शन डी है गुजरात। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि सबसे लंबी तट रेखा वाला भारतीय राज्य कौन सा है। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि सबसे लंबी तट रेखा वाला भारतीय राज्य है गुजरात। तो 19वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्नलिखित में से ऑपरेशन ब्लू स्टार किस वर्ष हुआ था? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। तो जल्दी से एक काम कीजिए, इस प्रश्न को आप नोट कर लीजिए। आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से ऑपरेशन ब्लू स्टार किस वर्ष हुआ था। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि जो ऑपरेशन ब्लू स्टार है ये हुआ था 1984 में। तो 20वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 21वां प्रश्न है आप सभी के सामने। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ऑप्शन ए 4 वर्षों का, ऑप्शन बी है 5 वर्षों का, ऑप्शन सी है 6 वर्षों का और ऑप्शन डी है 7 वर्षों का। तो जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो मेरे भाई यहां पर देखिए जिन भी अभ्यर्थियों ने कमेंट सेक्शन के अंदर 21वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी को कमेंट किया है तो उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बी, यानी कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्षों का। तो 21वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 22वां प्रश्न है आप सभी के सामने।
पहला एशियाई खेल कब और कहां हुआ था? ऑप्शन ए 1951 भारत में, ऑप्शन बी है 1954 चीन में, ऑप्शन सी है 1962 जापान में और ऑप्शन डी है 1970 दक्षिण कोरिया में। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा? आपसे पूछा गया है कि पहला एशियाई खेल कब और कहां हुआ था। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि पहला एशियाई खेल 1951 में कहां पर हुआ था? भारत में हुआ था। तो 22वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई देखिए, यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है और अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए और आपके जितने भी दोस्त रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास भी इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 23वां प्रश्न है आप सभी के सामने। भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1947 में, ऑप्शन बी है 1950 में, ऑप्शन सी है 1952 में और ऑप्शन डी है 1965 में। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा? आपसे पूछा गया है कि भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारत में योजना आयोग की स्थापना हुई थी वर्ष 1950 में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 23वें के अंदर सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 24वां प्रश्न है आप सभी के सामने। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है राजा राम मोहन राय ने, ऑप्शन बी है दयानंद सरस्वती ने, ऑप्शन सी है स्वामी विवेकानंद ने और ऑप्शन डी है बाल गंगाधर तिलक ने। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था दयानंद सरस्वती ने। तो 24वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहां पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार में रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए टॉपिक वाइज और ऑल सब्जेक्ट के ऊपर लगभग 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट तैयार किया है। यदि आप ये 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और इस पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपए, यानी कि 51 रुपए की फीस के अंदर आपको ऑल सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज लगभग 21,000 प्लस क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मैं आपको ये गारंटी देता हूं, यदि आप रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 से पहले यदि आप इन 21,000 प्लस क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक कर जाओगे। तो जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके इस पीडीएफ सेट को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को मजबूत बना लीजिए। और इसी के साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जितनी भी क्लासेज होंगी उन सभी क्लासों का फ्री पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 25वां प्रश्न है आप सभी के सामने। भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति,
ऑप्शन बी है लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी है उपराष्ट्रपति और ऑप्शन डी है प्रधानमंत्री। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। तो 25वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो मेरे भाई आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि यह क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आज की इस क्लास के अंदर हमने 25 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताइए कि इन 25 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो फिर मिलते हैं ऐसे बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ सुबह 11 बजे।